मैं ललित सर पीसीएस बाबा सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे इसमें। अभी तक हिंदी मीडियम में जो है एडिटोरियल वाला पार्ट जो है बहुत ही कम लोगों ने जो है स्टार्ट किया है। तो मैं आज इसमें एडिटोरियल वाली सीरीज स्टार्ट करूँगा हिंदी मीडियम में। तो देखिए, आज के न्यूज़ में जो सबसे इम्पोर्टेंट ये न्यूज़पेपर है आपका दैनिक भास्कर। इसमें जो एडिटोरियल वाला पार्ट है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, एक ये न्यूज़ है आपकी, इसका नाम है बामुलाहिजा। देखिए, सार्वजनिक उपक्रमों वाले पुराने दौर में इंडिगो संकट पर जिम्मेदारों की छुट्टी हो जाती है। सवाल निजी क्षेत्र की क्षमताओं पर उठ रहे हैं। तो क्या ये जो मुद्दा है ये किससे रिलेटेड मुद्दा है? गवर्नेंस से रिलेटेड मुद्दा है, यानी कि हमारा जो जीएस पेपर 2 है, ठीक है, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्या क्या खास बातें हैं इसमें। तो ये शेखर गुप्ता है, एडिटर इन चीफ द प्रिंट के। इन्होंने जो है इसमें क्या क्या बताया, देखिए सबसे पहले आता है भारत में आर्थिक सुधारों के बाद सबसे बड़े ग्लोबल ब्रांड के रूप में उभरे इंडिगो की जो कहानी सामने आई है उस पर 3 तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं और इन तीनों के साथ एक ही तरह की हताशा जुड़ी हुई है। पहली प्रतिक्रिया क्या है? यह हो सकती है कि इंडिगो के संस्थापक और उसके प्रबंधक जरूर बड़े नासमझ, विचार शून्य, अहंकारी होंगे कि उन्होंने इसे इस तरह बिखरने दिया। दूसरी यह हो सकती है कि जो भी सरकार से खासकर उस समय रार ठानने की सोच रहा होगा जब पुतिन शहर में पधारे हुए थे, वह जरूर गलती कर रहा होगा। और तीसरी प्रतिक्रिया उनकी हो सकती है जो दशकों से यह कहते रहे हैं कि सरकार का उन मामलों में दखल नहीं होना चाहिए जिनमें निजी क्षेत्र बेहतर सेवा दे सकता है। ऐसे लोग कह सकते हैं कि आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं कि इसका उलट कर बैठें। देखिए, आगे देखते हैं। इतने वर्षों से निजी विमान सेवा विकास करती रही थी, वह जेट एयरवेज और किंगफिशर के बिखराव को भी झेल गई। एयर इंडिया का निजीकरण हुआ तब पुरानी हुकूमत में कई लोग अपनी सत्ता छिन जाने से नाराज़ हो रहे थे, क्योंकि अब आखिर कोई विमान नहीं खरीदा जा रहा था, नौकरियां या ठेके देने का काम नहीं हो रहा था, उपभोग की चीज़ों की खरीद नहीं हो रही थी। सरकार को कम से कम एक मामले में अप्रासंगिक बना दिया गया था। इस मामले में निजी क्षेत्र ने ऐसी सफलता हासिल की थी जिससे दुनिया ईर्ष्या कर सकती थी। टेलीकॉम सेक्टर में पुराने अधिकारों का कम से कम कुछ अवशेष तो सरकार के हाथ में मौजूद है, जैसे स्पेक्ट्रम की बिक्री, बीएसएनएल के रूप में एक सक्रिय पीएसयू और वोडाफोन आइडिया में 49% की इक्विटी। लेकिन नागरिक विमानन में उसके हाथ में महत्वहीन हेलीकॉप्टर चार्टर के सिवा कुछ नहीं है। लगभग सारे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट निजी हाथों में हैं और कई दूसरे भी जल्दी उन्हीं के हाथों में जाने वाले हैं। लेकिन अब सरकार फिर से वापस आ गई है, और वह भी किस तरह से? मंत्री जी एक टीवी चैनल से दूसरी तक जाकर इंडिगो संकट को दुरुस्त करने के वादे कर रहे हैं। उन सूचीबद्ध कंपनियों का प्रबंध परोक्ष रूप से अपने हाथ में लेने की बात करते रहे, जिसका मूल्य 2 लाख करोड़, लगभग 2 ट्रिलियन रुपए या 24 अरब डॉलर के बराबर है। बावजूद इसके कि करीब 15% तो संकट के दौर में ढह जाती है। कोई निजी कंपनी घालमेल करे, लेकिन इसके लिए सफाई या सवालों के जवाब उसका सीईओ नहीं, एक मंत्री दे रहा हो। ऐसा तो सिर्फ भारत में ही हो सकता है। मंत्री ने सीईओ की छुट्टी कर देने की बात कही और उसे इस सेक्टर के रेगुलेटर के हुजूर में पेश होने का हुक्म दिया। सीईओ ने पहले तो पायलटों के काम के घंटों से संबंधित उन नियमों को वापस ले लिया जिन्हें लागू करवाने में केंद्रीय मंत्रालय और रेगुलेटर 2 साल से ऊपर से नाकाम रहा। इसके बाद फरवरी 2026 तक अपनी उड़ानों की संख्या में कटौती कर दी। अब वे बड़ी बातें कर रहे हैं कि 2 का वर्चस्व यानी डुओपोली खराब चीज़ है, इसलिए वे चाहेंगे कि 5 एयरलाइन हो जिनमें से हर एक के पास 100 विमान हो। क्या वे इंडिगो? और चूंकि यह एयरलाइन भारतीय विमानन का 2/3 हिस्सा है, इसलिए भारतीय विमानन को अमेरिका के बेबी बेल्स वाले दौर में ले जाना चाहते हैं। एक समय अमेरिका में AT&T कंपनी के एकाधिकार को रीजनल बेल ऑपरेटिंग कंपनियों में तोड़ा गया था, लेकिन
इस प्रसंग के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए मंत्री और अपने स्टाफ को गूगल सर्च करने को कह सकते थे। भारतीय विमानन विशाल दिखता है, लेकिन इसके और विकास की संभावना है। इंडिगो को ही लीजिए, उसने 1400 और विमानों की खरीद के ऑर्डर दिए। एयर इंडिया ने करीब 570 विमानों और आकाशा एयर और स्पाइसजेट के ने करीब 200 से ज़्यादा विमानों के ऑर्डर दिए। जब भारत में 500 विमानों वाली 5 एयरलाइनों की गुंजाइश है, तब हम केवल 100 विमानों वाली 5 एयरलाइनों की बात ही क्यों करें। इस अविश्वसनीय सफलता की भारतीय कहानी इसलिए सच साबित हुई क्योंकि सत्ता तंत्र ने इस बात को आखिरकार अपना लिया था, जिसे प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहे हैं कि सरकार का काम बिजनेस की दुनिया में दखल देना नहीं है। जहां भारतीय विमानन वैश्विक पैमाने के मुताबिक विकास कर रहा हो, इसके प्रभारी मंत्री इसे और तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन लगता है कि मंत्री पर नाराजगी जाहिर करके हम दिशा भटक रहे हैं। उन्हें ऐसा ग्लैमरस मंत्रालय दिया गया था जिसमें फीते काटने से ज़्यादा बड़ा शायद ही कोई काम था, लेकिन एक संकट ने उन्हें मुश्किल में डाल दिया। बहरहाल, हम असली मुद्दे पर आए। असली मुद्दा भारत की नाटकीय सफलता की कहानियों के मूल में सरकार की वापसी का है। इंडिगो के कॉरपोरेट मुख्यालय में फैसले करने वाले प्रमुख पदों पर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का आखिर क्या मतलब हो सकता है? यह जवाबदेही मुक्त माइक्रो मैनेजमेंट है। इससे ये उसी रेगुलेटर नागरिक विमानन महानिदेशालय DGCA से आते हैं, जिसने विमानों के चालक दल के रेस्ट एंड डिस्कवरी के लिए ऐसे नियम बनाए जिनमें रूढ़िवादी यूरोपीय लोग भी परहेज करेंगे। लेकिन यह सब उन लोगों की सहमति के लिए बिना किया गया जिन पर दारोमदार है। इंडिगो को कई दोष दिए जा सकते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध यह है कि उसने जनाक्रोश का सामना होने पर सरकार को अपना पालनहार बना लिया। जिस सरकार ने एयर इंडियन एयरलाइंस को एकाधिकार वाली कंपनी बना दिया था, फिर उसका पतन देखा और विमान खरीद के कई घोटालों का सामना किया, और अब यह फिर से मैदान में आ गई है। आखिर इंडिगो ने यह पतन क्यों होने दिया, और इस उम्मीद में खंदक में क्यों जा छिपी कि संकट खुद दूर हो जाएगा। सोशल मीडिया के इस दौर में, जब हर एक उपेक्षित यात्री की अपनी आवाज़ है और हर एक भटका हुआ सामान अपनी पहचान रखता है, आप अपनी अक्षमता को छुपा नहीं सकते। सार्वजनिक उपक्रमों वाले पुराने दौर में तो इसके लिए जिम्मेदारों की छुट्टी की जा सकती थी। मिनिमम गवर्नमेंट वाली बात का आखिर क्या हुआ? देखिए, इसी में मुद्दा है। असली मुद्दा भारत की नाटकीय सफलता की कहानी के मूल में सरकार की वापसी का है। इंडिगो के कॉरपोरेट मुख्यालय में फैसले करने वाले प्रमुख पदों पर सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का आखिर क्या मतलब हो सकता है? मिनिमम गवर्नमेंट वाली बात का क्या हुआ? तो ये कुछ मुद्दा है। सवाल निजी क्षेत्र की क्षमताओं पर उठ रहे हैं। तो इस मुद्दे को हमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें कहाँ लिखना है, गवर्नेंस वाले टॉपिक में। जैसा सवाल पूछेगा उस हिसाब से करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो अब नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं जो हमें देखनी है। एक ये न्यूज़ देखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, वेस्ट एशिया से संबंधित है। इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो टॉपिक आता है उससे संबंधित मुद्दा है। देखिए क्या है, पश्चिम एशिया से हमारे संबंधों का एक नया दौर शुरू हो रहा है, ये मुद्दा है। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है, लिंक वेस्ट पॉलिसी जो है, ये क्या है, नीति से एक्ट वेस्ट पॉलिसी तक पश्चिम एशिया में एक स्थायी दस्तक की ओर। तो देखिए, ये कोई शहजाद पूना वाला है और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, भारत अब पश्चिम एशिया में अपनी मजबूत और लगातार मौजूदगी स्थापित कर रहा है, जिसका ताज़ा प्रमाण प्रधानमंत्री मोदी की ओमान और जॉर्डन यात्रा है। 2018 में उनकी जॉर्डन और ओमान की यात्राएं भारत की पश्चिम एशिया नीति में एक बड़ा मोड़ थी। इन्हीं से इस क्षेत्र के साथ गहरे और लगातार जुड़ाव की बढ़त मिली है, जिसने भारत की विदेश नीति को नया आकार दिया। हालांकि भारत की पश्चिम एशिया पहुंच को कूटनीतिक सफलता के रूप में सराहा जाता है, लेकिन असली परीक्षा हमेशा गति को बनाए रखने, राज्य यात्राओं को स्थायी लाभों में बदलने, प्रवासी समुदाय का भरोसा जीतने और विश्वसनीयता का निर्माण की रही है। कई दशकों तक भारत के पश्चिम एशिया से संबंध मुख्य रूप से तेल आयात और प्रवासी भारतीयों की कमाई तक सीमित थे।
इजराइल के साथ संबंध घरेलू राजनीति और फिलिस्तीन मुद्दे के कारण सावधानी से चलते थे, जबकि खाड़ी देशों से रिश्ते अधिकतर तेल आयात पर आधारित थे। प्रधानमंत्री स्तर की यात्राएं बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री मोदी की लिंक वेस्ट नीति ने इस ढर्रे को तोड़ा और पश्चिम एशिया को भारत की रणनीतिक प्राथमिकता के केंद्र में ला दिया। ऐतिहासिक यात्राएं हुई 40 साल बाद सऊदी अरब, 34 साल बाद यूएई और 15 साल बाद ईरान। 2023 में भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में यूएई, मिस्र और ओमान को आमंत्रित करना भी इस बात का संकेत था कि भारत वैश्विक दक्षिण की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा है। पश्चिम एशिया संघर्षों और तनावों से घिरा हुआ इसके बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को एक स्थिरता लाने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। भारत ने किसी भी सहयोगी को अलग थलग किए बिना क्षेत्र की सभी प्रमुख शक्तियों के साथ साझेदारी बनाई। 2018 में रामल्ला दौरे ने फिलिस्तीनी आकांक्षाओं के प्रति समर्थन दिखाया। वहीं इसराइल के साथ संतुलित संबंध बनाए रखना इसका उदाहरण है। आतंकवाद खत्म करने की अपील और साथ ही गाजा शांति योजना का समर्थन दोनों ने भारत की भू राजनीतिक संतुलन क्षमता को मजबूत किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत GCC व्यापार 178.56 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत को मिलने वाले शीर्ष 10 प्रवासी धन भेजने वाले देशों में से 5 पश्चिम एशिया से हैं। यूएई के साथ CPA और निवेश संधि बड़े व्यापारिक लक्ष्यों को दर्शाते हैं। यूएई अब भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक है। यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, मिस्र, कतर आदि देशों ने ऊर्जा क्षेत्र से आगे बढ़कर विविध क्षेत्रों में निवेश की प्रतिबद्धता जताई। भारत का UPI अब ओमान, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब में स्वीकार किया जा रहा है। ऊर्जा सुरक्षा को जलवायु कूटनीति से जोड़ते हुए भारत ने सऊदी अरब, ओमान और यूएई के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और सौर ऊर्जा साझेदारियां की। I2U2 समूह भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका खाद्य सुरक्षा, जल तकनीक और नवीकरणीय ऊर्जा पर काम कर रहा है। कनेक्टिविटी बड़ा साधन बनकर उभरी है, जैसे मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर और ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास। अबू धाबी में मंदिर बनाया गया। बहरीन, इजराइल के साथ MOU और तेल अवीव और खाड़ी देशों में योग दिवस में भागीदारी, ये सभी भारत की सांस्कृतिक पहुंच को दर्शाते हैं। भारतीय भोजन, सिनेमा, परंपराएं सॉफ्ट पावर के साधन बन चुके हैं। मोदी 1.0 ने लिंक वेस्ट की शुरुआत की। मोदी 2.0 ने एक्ट वेस्ट के जरिए इसे दिशा और गति दी और मोदी 3.0 इस पूरी प्रक्रिया को स्थायी रूप से मजबूत कर रहा है। तो ये मुद्दा हमें ध्यान रखना है। IR वाले पार्ट में ध्यान रखना है, वहाँ लिंक वेस्ट से एक्ट वेस्ट पॉलिसी की तरफ गए हैं। अब नेक्स्ट मुद्दा देखेंगे, ये मुद्दा है आपका, भाजपा ने फिर किया नवीन प्रयोग। तो बीजेपी में नए अध्यक्ष बनने की तरफ गए हैं। देखिए क्या करा है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी ने इसे पीढ़ीगत बदलाव कहा है। 45 साल के नितिन नवीन पार्टी के साथ ही बड़े हुए, यानी 1980 में जन्मी भारतीय जनता अपनी पार्टी के उम्र के अध्यक्ष हैं। देखिए अब इसका क्या मतलब निकालेंगे, इनको देखेंगे। विजय त्रिवेदी, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका लेख है ये। देखिए क्या है इसमें। दिल्ली में दिसंबर की सर्दियों की सुबह कोहरे की चादर में लिपटी रहती है। कई बार तो इतनी धुंध रहती है कि करीब से भी तस्वीर साफ नहीं दिखती। इसका अर्थ यह नहीं है कि तस्वीर उजली और बेहतर ना हो, भरोसा इतना मजबूत नहीं होता। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है बहुत सी चीज़ें साफ होने लगती हैं और आपको नज़ारे साफ साफ नज़र आने लगते हैं। एक लंबे इंतजार के बाद जब अचानक दुनिया में सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का ऐलान करती है, तो उस दिन भी राजनीतिक कुहासा गहरा रहता है। ऐसे अचानक कभी हुआ नहीं, पहले कभी होता नहीं था। फिर लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, चर्चाएं चल रही थी, हर कोई अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा था। कुछ बड़े विद्वानों को हमेशा की तरह यह चयन पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच उलझे समीकरणों में फंसा हुआ दिख रहा था। ऐसे परिदृश्य में संगठन के लिए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऐलान की विज्ञप्ति जारी होती है और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के दस्तखत के साथ उसके साथ ही प्रधानमंत्री और पार्टी के सर्वोच्च नेता नरेंद्र मोदी तीनों देशों की विदेश यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। मुझे याद नहीं पड़ता कि पार्टी के सर्वोच्च पद का ऐलान पहले कभी ऐसे हुआ हो। आमतौर पर नए अध्यक्ष का ऐलान पुराने अध्यक्ष अपने साथ नए नेता को बुलाकर करते रहे। फिर नाम भी राष्ट्रीय राजनीति के नज़रिए से बिल्कुल नया, नितिन नवीन। बिहार सरकार में मंत्री, राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पर उन्होंने संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई। खैर, इन सब बातों का मतलब नितिन नवीन की योग्यता पर सवाल उठाना नहीं है। उन्हें तो अब अपनी योग्यता साबित करनी है और उन लोगों को मजबूती से जवाब देना है जो इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नए अध्यक्ष का पहला इम्तिहान तो कुछ महीनों में होने वाला है। 5
राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही हो जाएगा, लेकिन यह उनके साथ ज़्यादती होगी। इतनी जल्दी उनके इम्तहान की ज़रूरत नहीं है। कोहरे से भरे दिन को खुलने दीजिए, थोड़ी धूप निकलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने में इससे पीढ़ीगत बदलाव कहा जा रहा है। 45 साल के नवीन बाबू पार्टी के साथ ही बड़े हुए हैं, यानी 1980 में जन्मी बीजेपी के की उम्र के अध्यक्ष हैं। कुछ लोग इस पर ऐतराज़ कर सकते हैं कि उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी ही मिली है अभी, लेकिन मुझे वह अगले पूर्णकालिक अध्यक्ष लगते हैं। सिर्फ चुनावी औपचारिकता पूरी होने की देर है। यह पीढ़ीगत बदलाव और दिल्ली की चकाचौंध वाली राजनीति में बिहार से किसी आम कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़े नेता को जिम्मेदारी देने का एक साहसिक फैसला माना जा सकता है, तो जो हिम्मत दूसरी पार्टी नहीं दिखा पाती हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों में सिर्फ परिवार ही नेतृत्व है, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों ने भी ऐसी कोई पहल नहीं की है, जबकि देश में करीब 21 करोड़ नौजवान वोटर हैं। भाजपा में पीढ़ीगत बदलाव की हवा पिछले दिनों राज्यों में बनाए गए मुख्यमंत्रियों से भी महसूस होती है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, गोवा में प्रमोद सावंत, असम में हिमंता बिश्वा शर्मा, राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, दिल्ली में रेखा गुप्ता जैसे नाम इस लिहाज से गिनाए जा सकते हैं। इसलिए नितिन नवीन की काबिलियत पर सवाल खड़े करना बेमानी सा है। हो सकता है कि वह पार्टी को किसी दूसरे स्तर पर ले जाएं। जैसे अमित शाह के कार्यकाल में भाजपा न केवल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, बल्कि अपने दम पर वह लोकसभा में 330 सांसदों वाली पार्टी भी बन गई। सन 1984 में 2 सांसदों से साल 2019 में 303 सांसदों की ताकत। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। शॉर्ट लिस्ट किया गया था और फिर नवीन बाबू के नाम पर मुहर लगी, क्योंकि उन्होंने पिछले छत्तीसगढ़ चुनाव में अच्छा काम किया था। कुछ कयासबाजों के मुताबिक नवीन का चयन उन लोगों का करारा जवाब है जो बिहार में बीजेपी का कोई बड़ा नेता न होने की बात करते रहे। इस दलील को मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन ऐसा ही था। फिर एक सरसंघ चालक मोहन भागवत ने क्यों कहा कि हमें अध्यक्ष तय करना होता है, तो इतना समय लगता क्या? अगर नवीन बाबू का चयन हो ही गया था तो महीने भर पहले उन्हें बिहार में मंत्री क्यों बनाया गया? कम से कम उप मुख्यमंत्री बनाए जाते। आशंकावीर यह तक संदेह जता रहे हैं कि पीढ़ीगत बदलाव के बहाने क्या मौजूदा नेतृत्व अपने समकालीन ताकतवर नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में धकेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा, ताकि किसी चुनौती का संकट नहीं रहे। वैसे भी लोकतंत्र का मायने चुनाव होता है, चयन नहीं। यह प्रक्रिया अब दूसरी पार्टियों की तरह बीजेपी में भी लगभग बंद हो गई है। अब सामूहिक नेतृत्व की बात दिखावे के लिए नहीं होती। एक ही भ्रम है, एक नेता एक आदेश। संसदीय बोर्ड की बैठकों और संसदीय दल व विधायक दलों के बैठकों में नेता के चुनाव की औपचारिकता को खत्म कर दिया गया। पार्टी के पर्यवेक्षक बैठक में पर्ची खोलकर आलाकमान के फरमान को सुनाते हैं। कई बार तो शायद पर्ची खोलने वाले को भी उसके भीतर लिखे नाम का पता नहीं होता। यह सच है कि प्रयोगधर्मिता नेतृत्व की ताकत होती है और उसमें गलती की गुंजाइश बनी रहती है, लेकिन गलती पर सवाल उठाने की जगह न बचे तो अनुशासन और मनमानी के बीच की बारीक रेखा धुंधली हो जाती है। नए अध्यक्ष नितिन नवीन को 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले अपनी टीम बनानी है। जाहिर है कि यह काम प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ मिलकर ही पूरा करना होगा। क्या वह अपनी टीम में अपने से ज़्यादा अनुभवी और बेहतर लोगों को शामिल करेंगे ताकि पार्टी को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद मिले? नवीन बाबू के लिए कई बॉस हैं, प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री शाह के अलावा जेपी नड्डा और संघ परिवार। क्या इन सब की परिक्रमा से समय निकाल पाएंगे? वह संगठन के लिए यह हिम्मत और फैसला उनकी जगह तय करेगी। ठीक है, तो ये मुद्दा हमें ध्यान रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसमें, वह है उच्च शिक्षा को विश्व स्तरीय बनाने का गंभीर प्रयास। देखिए, ये बद्री नारायण है, कुलपति हैं TISS मुंबई के। देखिए क्या बताया उन्होंने। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 देश में कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं विचार शक्ति तीनों को विकसित करने में सहायक है। देखिए क्या कह रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 पेश कर दिया है। यह बिल अभी संसदीय विमर्श की प्रक्रियाओं से गुजर रहा है, लेकिन इसलिए इसके प्रभावों पर विचार करने का सही उचित समय है।
इसे पेश करते वक्त इसके अनेक सकारात्मक परिणामों की चर्चा की गई, पर शिक्षा जगत में से लेकर कुछ उलझनें भी हैं जिनकी थोड़ी अभिव्यक्ति मीडिया विमर्शों में दिख रही है। समाज जैसे जैसे जटिल होता जाता है, शिक्षा की संचालन की प्रक्रियाएं भी जटिल होती जाती हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि समय समय पर इसके ढांचों में ज़रूरी परिवर्तन किए जाएं। गुलाम भारत में शिक्षा संचालन का एक ढांचा था। आज़ादी के बाद एक नया ढांचा विकसित किया गया जो एक प्रकार से औपनिवेशिक ढांचे से देश को मुक्त करने की कोशिश थी, मगर यह मकसद एक बार के सुधारों से पाना मुश्किल था। इसलिए समय और ज़रूरतों के हिसाब से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में बदलाव किए जाते रहे। नई शिक्षा नीति 2020 इसी क्रम में भारतीय शिक्षा को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के एक बड़े प्रयास के रूप में सामने आई। साफ है, भारत की उच्च शिक्षा अभी कई बड़े रूपांतरणों से गुजर रही है। इसे एक प्रकार से भारतीय युवा वर्ग की आकांक्षाओं के प्रति उत्तर के रूप में भी देखा जा सकता है। भारतीय युवा वर्ग की, जिनकी संख्या 37 करोड़ के आसपास है, जो देश के विकास का सबसे प्रभावी उत्तोलक भी है। क्षमता वृद्धि और ज्ञान के विकास की जिम्मेदारी हमारी उच्च शिक्षा पर है। यह वर्ग अब ऐसी शिक्षा व्यवस्था चाहता है जो त्वरित, आसान और गुणात्मक हो। दूसरी बात, भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है। ऐसे में हमें ऐसी शिक्षा व्यवस्था की ज़रूरत है जिसमें प्रक्रियाओं का संजाल ना हो, शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं हम तक आसानी से पहुंच सकें। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 ऐसी ही व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है जिसमें शिक्षा व्यवस्था को भ्रम संजाल, कई जरूरी प्रस्तावों में विलंब की परिपाटी और अनेक खंडों में खंडित संचालन व्यवस्था से मुक्ति मिल सकेगी। अभी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें अनेक नियामक संस्थाएं कार्यरत हैं। संचालन मानकीकरण और गुणात्मकता अवलोकन के लिए कार्यरत संस्थाओं में ऑर्गेनिक संबंधितता की कमी है। लिहाजा इस बिल से जो ढांचा उभरेगा उसमें शिक्षा व्यवस्था की जटिल प्रक्रियाओं को सरल बनाना संभव हो सकेगा। यूजीसी, एआईसीटीई जैसे कई नियामक संस्थाओं के संजाल से मुक्ति दिलाकर एक अत्यंत पारदर्शी तकनीक आधारित नियामक ढांचा विकसित किया जाएगा जिससे भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन संभव है। फंडिंग से लेकर उच्च शिक्षा संस्थाओं के मूल्यांकन, नामांकन और संस्थानों को खोलने की अनुमति तक, सब में अभी जो विलंब होता है उससे छुटकारा मिल सकेगा। इस अधिनियम के तहत 3 स्वतंत्र परिषदें बनाने का प्रस्ताव है जो मानकीकरण, विनियमीकरण और मान्यता देने का काम करेगी। इन संस्थाओं को फंडिंग, वितरण और संचालन जैसे कामों से दूर रखा जाएगा। यह एक सुचिंतित कदम है क्योंकि हम लोगों ने महसूस किया है कि यूजीसी का ज़्यादा समय वित्त संचालन में जाया होता था। नए बिल से जो व्यवस्था बनेगी उससे अति केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने की आशंका जरूर जताई गई है, पर इससे अनेक स्तरों पर अनुमति के संजाल, शिक्षा के संचालन में निहित भ्रम के तत्व और प्रशासनिक जटिलताओं को सरल बनाने में ही मदद मिलेगी। इससे छात्रों के शैक्षिक जीवन में विलंब तो होगा ही, डिजिटली शक्तिवान युवाओं के लिए उच्च शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं बिना किसी दोष के सुलभ रहेंगी। यह उन्हें गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़ पाएगा। जाहिर है, यह बिल अगर संवेदनशील और प्रभावी ढंग से व्यवहार में उतारा जाए तो इससे ऐसी शिक्षा व्यवस्था बन सकेगी जो देश में कार्य शक्ति, ज्ञान शक्ति एवं विचार शक्ति तीनों को विकसित करेगी। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए यह किया जाना जरूरी है। तो हमने ये इम्पोर्टेंट मुद्दा इसमें देखा, और कोई नया मुद्दा है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इतनी बातें हमें इसमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले दिन का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।